आइए बच्चों, इस क्लास में हम लोग आज नाभिक पर डिस्कस करते हैं। नाभिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो नाभिक क्या होता है बेटा? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से ये प्रदर्शित कराया कि परमाणु में अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से प्रदर्शित कराया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है। उसको उन्होंने किस प्रकार से प्रदर्शित किया था? उन्होंने कहा था कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान या समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसका आकार उन्होंने 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की कोटिका बताया था। ठीक है, तो ये बेटा ज़्यादातर इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। मान लो 10⁻⁻15 मीटर याद कर लीजिए या 10⁻⁻14। ठीक, तो ये आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा नाभिक। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब देखिए नाभिक की संरचना। तो नाभिक की संरचना के संबंध में कई परिकल्पनाएं दी गई। कई परिकल्पनाएं हैं इसके संबंध में। कई परिकल्पनाएं, एक नहीं बहुत सी परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिसमें से सबसे पहली परिकल्पना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, इसको ध्यान से समझो। सन 1919 ईस्वी में 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर ली थी। किसकी? प्रोटॉन की खोज की। तो जैसे ही बेटा प्रोटॉन की खोज हो गई, तो प्रोटॉन की जब खोज हो गई बेटा, तो इससे इस परिकल्पना का उद्गम हुआ। ये रदरफोर्ड ने परिकल्पना नहीं, रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रोटॉन की खोज की सन 1919 में। तो इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना का उद्गम हो गया। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना का उद्गम हुआ, इसमें ये बताया गया कि जो नाभिक होता है, ठीक, वो प्रोटॉन या नाभिक में, इसके अनुसार नाभिक में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बात समझना। अब तुम कहोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते नहीं, तो ये परिकल्पना हमें बता रही है कि इसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे पहली परिकल्पना आई नाभिक की संरचना के संबंध में। तो इसमें क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में, इनके अनुसार। ठीक है, जिनसे नाभिक का संपूर्ण धनावेश स्थापित किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? नाभिक का जो धनावेश होता है वो स्थापित किया जाता है। तो अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल हीलियम नाभिक लेते हैं, 2He4। कौन सा नाभिक? हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक में इस परिकल्पना के अनुसार ये माना गया, क्या माना गया? इस परिकल्पना के अनुसार ये माना गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, माना दिया गया कि 4 प्रोटॉन व यानी हीलियम परमाणु में 4 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसके बाद नाभिक में क्या लिखा गया, हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन हुए, शेष 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ध्यान देना इसको बेटा सभी। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, वैसे कितने होते हैं, 4 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक के अंदर क्या बताया गया कि 4 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या रिजल्टेंट मिल गया, +2e बचा। कितना बचा इस पे नाभिक पे आवेश, +2e, और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो -2e। तो इसका तात्पर्य हो गया कि परमाणु जो है वो उदासीन है। ये इनकी परिकल्पना थी। प्रोटॉन परिकल्पना में क्या माना गया बेटा, प्रोटॉन परिकल्पना में ये बताया गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे नाभिक का धनावेश, ठीक है, प्रदर्शित होता है। इसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल 2He4 हीलियम, तो हीलियम लिया गया था, हीलियम में 4 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने प्रदर्शित कराए। कितने, इससे ले लिया कि 4 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसमें ये माना गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाभिक से जो निकल कर आया आवेश वो कितना आया, +2e, और इलेक्ट्रॉन जो 2 बाहर चक्कर लगा रहे थे उनका -e। तो ये जो परमाणु हो गया ये वैद्युत उदासीन हो गया। यानी कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना इसके अनुसार ऐसा है। ठीक, इसके बाद इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में कुछ इसके जो दोष हैं वो देखो, ये फेल क्यों हो गई परिकल्पना, तो ये इसका समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के दोषों पे चलते हैं। इसमें दोष तो सीधे सीधे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के दोष, यानी इसमें कमी क्या है। सबसे पहली इसके दोष क्या है, सबसे पहले कि यदि नाभिक के भीतर, अब नाभिक के भीतर इन्होंने क्या बता दिया, इस परिकल्पना में क्या कहा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग विचार करें, यदि नाभिक के भीतर, ठीक, इलेक्ट्रॉन होता, अगर बेटा नाभिक के भीतर यदि इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, यदि नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन होता, ठीक, तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, याद रखिए इसके मैग्नेटिक डाइपोल, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान दें, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से अधिक होना चाहिए। बताओ, ये शर्त होनी चाहिए। नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से अधिक होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो, ठीक है, ये शर्त हो जाएगी, होगी कि नहीं। और लेकिन इलेक्ट्रॉन, नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, नाभिक का वास्तव में नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1/1000 गुना होता है। चुंबकीय आघूर्ण का 1/1000 गुना, ये पहला दोष है।
अगर बेटा नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात इनका चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1/1000 गुना होता है, इसलिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना असंभव है। पहला दोष ये हो गया, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है। दूसरा इसका दोष, ठीक है, नाभिक का आकार होता है कितना, नाभिक का आकार ये होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर की कोट का। मान लो हम ये मान के चलते हैं, तो इतना आकार है। यदि इस आकार में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है। तो इतने आकार में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो नाभिक की जो ऊर्जा हो या नाभिक की जो गतिज ऊर्जा, नाभिक की गतिज ऊर्जा होनी चाहिए 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनिश्चितता के सिद्धांत से। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार कितनी होनी चाहिए, अगर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है इतनी छोटी सी जगह में तो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वास्तव में नाभिक की मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान से बहुत कम आता है, ठीक। इसलिए इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं हो सकती। यानी कि कोणीय संवेग जब निकालते हैं, कोणीय संवेग जब कैलकुलेट किया जाता है, यानी कोणीय संवेग की गणना करने पर जो प्रायोगिक मान होते हैं उससे इसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती। प्रायोगिक मानों के अनुसार, ठीक, इसका मान बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, ठीक है। इसलिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है। तो नाभिक के अंदर बेटा जब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं उपरोक्त, इसके बाद आप लिख देंगे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को नहीं माना गया, यानी इसको नकार दिया गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना नहीं मानी गई नाभिक के लिए। इसके बाद देखो बेटा आती है न्यूट्रॉन की खोज हो गई सन 1932 में, प्रोटॉन की खोज हुई थी सन 1919 में, न्यूट्रॉन की खोज जब हो गई 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा, तो दूसरी परिकल्पना आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। कौन सी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। तो बेटा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना आई तो इससे इस परिकल्पना के अनुसार कहा गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इससे क्या कहा गया, ये मान लो नाभिक है, इसमें बता दिया गया इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, ठीक। और नाभिक का कुल आवेश, जो नाभिक का कुल आवेश जब निर्धारित किया गया इस परिकल्पना के आधार पर प्रोटॉन के आवेश के बराबर, किसके बराबर? प्रोटॉन के आवेश के बराबर। और नाभिक का कुल द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, को कुल द्रव्यमान प्रोटॉन व के योग के बराबर। समझ गए बेटा, ये हो गया। ये इससे इस परिकल्पना समस्त जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन का योग कर दीजिए, इसका द्रव्यमान आ जाएगा। और आवेश केवल किसके आधार पर लिखा जाएगा?
प्रोटॉन के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद इसी को जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इसको द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। क्या? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या बेटा ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको बेटा जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक, और ये जो P है यानी प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, और जो इसके अंदर नाभिकीय कण यानी प्रोटॉन, इसी परिकल्पना में बताया गया, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। ठीक है, या नाभिकीय कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। अब इसी के साथ एक रिलेशन हो जाता है कि ए बराबर जो होता है, ए बराबर वो जेड माइनस एन लिखा जाता है। ए बराबर जेड माइनस एन, या सॉरी ए बराबर ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस एन, या ए इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए पहले जैसे 1H1, तो 1H1 में द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? Z। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा 1H2 ले लीजिए, तो A इक्वल टू क्या है इसमें? 2, और Z इक्वल टू क्या है? 1, तो N इक्वल टू A माइनस जेड, तो क्या लिखा जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसमें न्यूट्रॉन हो गए 1। अगर इसी तरीके से 92 यूरेनियम 238 ले लीजिए, इसमें A इक्वल टू 238 238, और Z इक्वल टू है 92, तो N इक्वल टू हो गया N इक्वल टू हो गया A माइनस जेड, यानी कि 238 माइनस 92, इससे आ जाएगा 6, और इधर 13 146 146 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो ये बेटा हो गया, ये कौन सी परिकल्पना है?